नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले सत्र में हम लोग अनुसंधान विधि और अनुसंधान पद्धति के बारे में जानने के क्रम में ये जाना कि रिसर्च या शोध या अनुसंधान अज्ञात या गुप्त को ज्ञात करने का उद्यम है, या जो ज्ञात है किंतु उसकी प्रामाणिकता संदेहास्पद है, तो उसको प्रामाणिक है या नहीं है ये जानने के लिए करते हैं। अर्थात जो संशय युक्त है, जिस पर संदेह है, तो संदेहों के समाधान के लिए रिसर्च करते हैं या कोई नवीन तथ्य या सत्य को ज्ञात करने के लिए रिसर्च करते हैं। और ये जानते हैं कि रिसर्च में क्या होता है कि गहन निरीक्षण करते हैं, फिर निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हैं, फिर उसे तार्किक क्रम देते हुए अंत में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और हमारा शोध पूरा होता है और हमें पीएचडी की शोधोपाधि भी प्राप्त होती है। तो चूंकि शोध एक प्रक्रिया है, तार्किक प्रक्रिया है और क्रमिक प्रक्रिया है, तो उसमें सामान्यतः हम लोगों को या जो अकादमिक अनुसंधान होते हैं उसमें 7-8 बिंदुओं पर विचार करना होता है, और जिसमें कि सबसे पहले तो एक समस्या को ढूंढनी पड़ती है जिसकी तरफ हम जिज्ञासा रखते हैं या इच्छा करते हैं कि इस पर रिसर्च होना चाहिए, और फिर उस समस्या के बारे में पर्याप्त चिंतन मनन करते हैं और काल्पनिक रूप से कहते हैं ना कि कल्पना में ही महल खड़ा करने लगते हैं, तो कल्पना में ही उस रिसर्च को करने लगते हैं और फिर उसके जो कल्पना में हम रिसर्च की योजना जो बनाते हैं उसको हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहते हैं, और उस परिकल्पना को साकार करने के लिए एक उसका आउटलाइन तैयार करते हैं जिसको सिनॉप्सिस या शोध या अनुसंधान प्रारूप या रूपरेखा कहते हैं। रूपरेखा, रेखा यानी कि लाइन खींचना, चिन्ह देना। जैसे कि चित्र बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं कि लाइनिंग करते हैं, तो वैसे ही रिसर्च के लिए जब हाइपोथेसिस हमारी तैयार हो जाती है तो अब उस पर कार्य करने के लिए एक रूपरेखा बनाते हैं। पहले वह मानसिक होता है और उसके बाद उसको लिखित रूप में तैयार कर लेते हैं और उस रूपरेखा के अनुसार सामग्रियों का संचय करने लगते हैं और उपलब्ध सामग्री का संचय करने के बाद उसका निरीक्षण करते हैं और सामग्री संचय में अनेक प्रकार की विधियां अपनाते हैं। बताया था कि बैठ करके टेबल पर भी जो है काम कर लेते हैं, फील्ड में जा करके फील्ड वर्क करते हैं, अनुभवी या भुक्तभोगियों से सूचनाएं एकत्र करते हैं प्रश्नावली के माध्यम से या साक्षात्कार के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और फिर उसका अपने स्टडी प्लेस पर ला करके उसका विश्लेषण करते हैं और उसे चैप्टर वाइज या इवेंट्स वाइज, चूँकि एक उदाहरण के द्वारा भी मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा, उसको अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर उसके बाद उसकी डायग्नोसिस करते हुए कहें या विश्लेषण करते हुए उससे एक निष्कर्ष निकालते हैं और प्रत्येक अध्याय के जो है निष्कर्ष के आधार पर
अंतिम रूप में अपना शोध प्रबंध तैयार करते हैं, जिस पर हमें पीएचडी की शोधोपाधि प्राप्त होती है। तो मूल रूप से यही जो है प्रक्रियाएं हैं, और किन किन मेथोडोलॉजी का हमने प्रयोग किया है और प्रबंध को तैयार करने में किन किन साधनों का प्रयोग हुआ है, उसको हम लोग परिशिष्ट के रूप में रख देते हैं। तो प्रारूप बनाने की विधि बताने के पहले थोड़ा मैं हाइपोथेसिस या परिकल्पना क्या है इसके बारे में बताना जरूरी समझता हूँ। रिसर्च के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण और विचारणीय बिंदु है हाइपोथेसिस, और इस हाइपोथेसिस के अनेक हिंदी अनुवाद हैं। क्यों अनुवाद हैं और क्यों उसके पर्यायवाची रूप मिलते हैं, तो इसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर भारतवर्ष में जो हिंदी में शुद्ध सिद्धांत से संबंधित पुस्तकें हैं, एक तरह से वे अंग्रेजी का अनुदित रूप है। तो इसलिए और जो है शब्दों, अंग्रेजी के शब्दों का, तकनीकी शब्दों का, या जिसको पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं, उसका अनुवाद किसी एक केंद्रीकृत अकादमिक या संस्थान के द्वारा न कराया जा करके उसे विभिन्न संस्थाओं के ऊपर छोड़ दिया गया है। और यही नहीं, अब जो है गूगल जी आ गए हैं, तो शब्द का जो अब जब अंग्रेजी के रिसर्च रिलेटेड ग्रंथों का जब हिंदी में अनुवाद करने लगते हैं, तो जो तकनीकी शब्द हैं उसको गूगल के द्वारा अनुदित करने लगते हैं। तो इस वजह से उसके अनेक रूप जो है मिल जाते हैं। वैसे हाइपोथेसिस के भी अंग्रेजी में 3 रूप मिलते हैं, कि हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च। यद्यपि हाइपोथेसिस और रिसर्च डिजाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च में अंतर है, वही अंतर है जो कि सेट थ्योरी में हम लोग जो है पढ़े हैं ना, समुच्चय और उपसमुच्चय, तो वही अंतर है। हाइपोथेसिस एक समुच्चय है और रिसर्च डिजाइन या ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च उस समुच्चय का उपसमुच्चय है, यानी कि उसका एक अंश है। यद्यपि फाइनल रिपोर्ट यही है कि दोनों एक दूसरे से इतने घुले मिले हुए हैं कि उसमें अंतर नहीं करते हैं। और वैसे ही तो हिंदी में भी इसके अनेक पर्यायवाची रूप मिलते हैं। शोध परिकल्पना, शोध या अनुसंधान, आप कुछ भी रख सकते हैं, या अन्वेषण। तो मैं यहाँ पर शोध का ही प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी पुस्तक में मैं शोध शब्द का ही प्रयोग किए हुए हूँ। तो शोध परिकल्पना, शोध अभिकल्पना, शोध उपकल्पना, शोध प्राक्कल्पना या शोध प्ररचना। तो अब शोध परिकल्पना और हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस क्या है, इसको समझने के लिए, मुझे आसानी से समझने के लिए मुझे लगता है कि एक उदाहरण की आवश्यकता है। तो वह उदाहरण इस रूप में हो सकता है। जैसे मान लिया जाए हम लोग अपना घर छोड़ करके आए हैं, शहर में रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, रहते रहते मन उब गया है, कारण कुछ भी हो सकता है। मकान मालिक से झगड़ा हो गया हो, या मकान मालिक की नफासत से हम लोग परेशान हो जाते हैं, या सोचते हैं कि अपना घर होना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, अपना घर बनाने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो यही इच्छा एक समस्या हो गई, शोध का शीर्षक हो गया। अब जो है उस घर को बनाने के लिए हम लोग कल्पना करने लगते हैं, मन ही मन हवाई महल बनाने लगते हैं। सबकी कोशिश तो यही होती है कि हम जो है भव्य महल बनाएं। अब जो है महल बनाने के लिए सामग्री चाहिए, साधन चाहिए,
तो तब अपनी जो है हम अपनी आर्थिक स्थिति का अवलोकन करते हैं कि क्या हमारे पास महल बनाने लायक पूंजी है या छोटा सा घर बनाने की पूंजी है। तो अब जो है उस संपत्ति या उस साधन के आधार पर हम अपनी क्षमता अनुसार जमीन क्रय करते हैं और उसके बाद उसमें इतने कमरे होने चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, बागवानी भी होनी चाहिए, अपना खुला छत भी होना चाहिए, सीढ़ी होनी चाहिए, यानी कि सभी जो जरूरत की या जो इच्छा है उससे संबंधित सभी चीज हमें चाहिए। तो मगर साधन भी हमारे पास सीमित है। तो उस साधन के आलोक में ही हम अपनी जमीन खरीद करके मन ही मन उसका नक्शा बनाएंगे और मन ही मन हम कल्पना करने लगेंगे कि यहाँ मेरा बेडरूम होगा, यहाँ स्टडी रूम होगा, यहाँ गेस्ट रूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ लैट्रिन बाथरूम, और यहाँ पर पार्किंग होगी, यहाँ से सीढ़ी होगी, और यहाँ पर जो है गर्मी के दिन में बाहर में कुर्सी लगा करके हवा खाएंगे तो लॉन होगा, इधर उधर फुलवारी होगी। ऐसे हम अपनी योजना बनाते हैं और मन ही मन अपने द्वारा बनाए गए उस कल्पित भवन में आनंद भोगने लगते हैं। तो यही जो आरंभ में मकान बनाने की इच्छा से शुरू हुआ और उसको अमली जामा पहनाने के लिए साधन को तैयार करके मन ही मन नक्शा बना करके मन ही मन उसमें अपने घर में रहने का आनंद जब भोगने लगते हैं तो समग्र रूप में इसको हाइपोथीसिस कहते हैं। और इसी हाइपोथीसिस को अब साकार करने के लिए हम खुद उसका नक्शा बनाते हैं, और अगर नक्शा बनाने में अड़चन आती है तो हम इंजीनियर के पास जाते हैं। तो अपने भी बना लेते हैं, दूसरे को दिखा लेते हैं या दूसरे से बनवा लेते हैं। तो जो मैं बना रहा हूं या आप बना रहे हैं तो समझ लें कि हम रिसर्च स्कॉलर हैं, और जिनसे बनवा रहे हैं यानी कि इंजीनियर साहब, या जिनको दिखा करके उन पर उस पर सहमति की मुहर लगवा रहे हैं, तो उन्हें समझ लीजिए कि गाइड है। और वे क्या करेंगे या क्या होगा कि एक स्केच बना करके देंगे, और उसी स्केच के आधार पर राजमिस्त्री ईंट गारा पत्थर चूना सीमेंट या जैसे जो बनाना है उसके आधार पर वह ईंट दर ईंट रखते हुए एक महल खड़ा कर देगा। तो ये ईंट सीमेंट गारा ये क्या है, तो वहीं रिसर्च के साधन हैं, संदर्भ हैं, सामग्री, आंकड़ा या डाटा है। तो उस डाटे के द्वारा डाटा को ईंट दर ईंट रख करके, जिसको रिसर्च की भाषा में कहें तो उसका वर्गीकरण करते हुए स्टेज टू स्टेज, यानी कि पहले नींव जातेंगे, यानी कि भूमिका के तौर पर उसका एक स्केच जो है दिखाएंगे। फिर उसके बाद पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला, उसके बाद जो है फिनिशिंग, और फिनिशिंग करने के बाद अमुक साल में अमुक ने अमुक भवन बनाया। तो वैसे ही रिसर्च में अंतिम दौर में उस पर कब बना तारीख साल डाल देते हैं और नाम डाल देते हैं, यानी कि संदर्भ या उस महल रूपी शोध ग्रंथ की तैयारी में जो जो साधन प्रयुक्त हुए हैं उन साधनों का परिशिष्ट के रूप में उल्लेख कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा रिसर्च तैयार हो जाता है। अब जो है तो समझ में आ गया कि
हाइपोथेसिस या परिकल्पना या शोध परिकल्पना क्या है, तो शब्द से भी यह अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि परिकल्पना क्या है कि कल्पना से बना है। और कल्पना का मतलब क्या होता है कि मानसिक चिंतन, यानी कि मन से चिंतन जो करते हैं। कैसा चिंतन करते हैं? परि उसमें एक उपसर्ग लग गया है, तो परि का मतलब होता है सभी दिशाओं में, और यानी कि सभी दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऊपर नीचे बाएं दाएं, कॉर्नर, 4 कॉर्नर और 4 दिशाएं, और उसके बाद ऊपर नीचे 10 दिशाएं, तो सभी दिशाओं में ताक झांक करते हुए जो चिंतन से या चिंतन रूपी जो है मानसिक मंथन से जो मक्खन निकलता है वही परिकल्पना है। वैसे ही अभिकल्पना भी जो है कल्पना से ही बना हुआ है, इसमें अभी जो है उपसर्ग लगा है, तो अभी का मतलब होता है अच्छी तरह से या आगे और सामने, आमने सामने, अगल बगल देख करके, देखते हुए जो कल्पना करते हैं समस्या के समाधान या निदान के लिए, तो उसी को अभिकल्पना भी कहते हैं। और अभिकल्पना के साथ ही प्राक कल्पना है। प्राक कल्पना का मतलब, प्राक का मतलब जो है पहले, यानी कि काम शुरू करने के पहले कल्पना करते हैं। तो इस तरीके से प्ररचना, प्र का मतलब भी जो होता है पहले, अच्छी तरह से रचना, यानी कि प्रारंभिक रचना जो हम करते हैं समस्या के निदान के लिए, उसी को शोध प्ररचना भी कहते हैं। और उपकल्पना, तो कल्पना में उपसर्ग लगा है, तो उप यानी कि कल्पना हम लोग जो है किए, और वह कल्पना उप यानी कि साकार नहीं किया, अभी सोचे हैं। छोटा उप होता है ना, कि उप उससे जो छोटा हो जाता है, तो कल्पना का तो जो है कोई और छोर नहीं रहता है, मगर उसी में जो है कल्पना में से जो सटीक, सार्थक और उपयोगी हुआ उसी को हम लोग अपना लेते हैं, तो वह ही उपकल्पना है। अब आगे हम लोग देखें कि हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस का भी जो है वही अर्थ है। हाइपोथेसिस भी जो है 2 शब्द से बना है। थीसिस में हाइपो प्रीफिक्स के लगने से बना है, तो हाइपो का मतलब होता है छोटा, और थीसिस का मतलब होता है जो हम सिद्ध करना चाहते हैं या जो हम पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार हाइपोथेसिस का जो है मतलब हुआ कि शोध के पहले जो हम मानसिक इमेजिनेशन करते हैं, जो थिंकिंग करते हैं, वह हाइपोथेसिस है। और वही हाइपोथेसिस में जो समस्या है या जो विचार हमारे मन में कौंध रहा है, जब वह विचार सिद्ध हो जाता है और जब उसको हम लिपिबद्ध कर लेते हैं, यानी कि उसे जब कागज पर उतार लेते हैं, तब वही थीसिस बन जाता है, और उसे हिंदी में हम लोग शोध प्रबंध कहते हैं। वह और मुख्य रूप से इसके जो है और जो है जान लें कि हाइपोथेसिस संक्षेप में कि क्या है, तो समस्या के समाधान के लिए हमारे सामने समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान चाहिए, और सभी समस्या का समाधान तो एक साथ हो नहीं सकता है, तो उसमें से जो हमारे लिए ज़रूरी है उस समस्या का हम चयन करते हैं, और उस चयनित समस्या के समाधान के लिए हम प्रयास शुरू कर देते हैं। तो और उस समस्या के समाधान के लिए किए जाने वाले समस्त प्रयासों का क्रियात्मक प्रयास, यानी कि जो है पहले जो है कल्पना किए, मगर अब उसको जो है सिर्फ जो है इमेजिनेशन ही नहीं, वरन उस पर जो है एक्शन का जब प्रयास करते हैं, तब हम जो है सफलता, शोध या अनुसंधान या रिसर्च की ओर अग्रसर होते हैं। और यह प्रयास सफल हो और भटके नहीं और निर्धारित समय में हो जाए, तो उसके लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है, और उसके लिए एक योजना बनानी पड़ती है, क्योंकि योजना अगर नहीं बने तो हम इधर उधर भटक सकते हैं, और हमारा शोध जो है अलग हो सकता है, या
पथ से भटक जाएंगे तो अपूर्ण रह जाएगा, या बहुत ही कष्टदायक हो जाएगा, या होगा ही नहीं। तो इसके लिए एक कार्य योजना बनानी पड़ती है। उसी कार्य योजना को रूपरेखा या प्रारूप कहते हैं, और उसके आधार पर जो जो समस्याएं आती है, जो जो प्रश्न आता है, या जिन जिन विषयों पर या जिन कार्यों को क्रमबद्ध ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से उसके समाधान का जो प्रयास करते हैं, तब जाकर के हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो पाता है। तो चूंकि शोध का अंतिम लक्ष्य क्या है कि शोध प्रश्न या शोध की जो समस्या है उसके कारणों की खोज करके, चूंकि कारण पहले हम जान लेंगे तब ही ना उसका निदान जो है पाएंगे। तो एक रिसर्चर क्या करता है, पहले समस्या से संबंधित कारणों की खोज करता है और फिर उसका समाधान ढूंढता है। और यह समाधान कैसा होता है, तो शोध से या रिसर्च से जो प्राप्त परिणाम होता है उसे कैसा होना चाहिए, वैध होना चाहिए। वैध यानी कि नियम संगत होना चाहिए। और वह कैसा होना चाहिए कि सत्य भी होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, और साथ ही साथ उससे वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि जिस विषय पर हम जो बात कर रहे हैं या जिस समस्या का समाधान खोज रहे हैं वह उसी से संबंधित होना चाहिए, उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए, इधर उधर उसमें भटकाव नहीं होना चाहिए। जो कि और इससे जो तथ्य प्राप्त होता है वह एक तरह से अब शुद्ध होता है। यानी कि अब जो हमने रिसर्च किया है, अब एक तरह से अब मेरी दृष्टि में, विज्ञान में तो ऐसी बात नहीं है, विज्ञान में तो सदैव के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, मगर समाजशास्त्र या साहित्य में विचलन की पर्याप्त गुंजाइश रहती है, क्योंकि उसमें अनेक पुंखानुपुंखन हो सकते हैं, यानी कि अन्य बहुत सारी समस्याएं भी निकल सकती है, समस्या के भीतर भी जो है समस्या पैदा हो सकती है। तो इस तरीके से क्या होता है, और तब वह जो है निष्पादन के योग्य बन जाता है, यानी कि निष्कर्ष लिखने की स्थिति में हम लोग आ जाते हैं। और तो यही जो है रिसर्च का क्रमिक प्रयास है। तो शोध कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व जो व्यापक सोच विचार करके, सोच समझ करके और विषय विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद जो हम योजना बनाते हैं वही शोध परिकल्पना है या हाइपोथीसिस है। संक्षेप में अगर हम कहें तो शोध पूर्व कार्य योजना या निर्धारित रणनीति की प्रक्रिया को शोध परिकल्पना कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या के समाधान से संबंधित समस्त संभावनाओं पर शोध आरंभ करने से पूर्व किया जाने वाला पूर्व चिंतन या विचार क्या है, शोध या अनुसंधान, परिकल्पना, उपकल्पना, अभिकल्पना या अभिरचना, जिसे अंग्रेजी में हाइपोथेसिस, रिसर्च आउटलाइन या ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कल हम लोग प्रारूप कैसे बनाएं इस पर हम लोग विचार करेंगे। अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो बेझिझक फोन कीजिएगा और इसे अपने मित्रों के बीच लाइक शेयर कीजिएगा। और आप खुद तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ही। पुनः धन्यवाद।